गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं विकास कुमार फिर से आज आपका फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेब ऑप्टिक्स के एक नए लेक्चर्स के बारे में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम एक नए टॉपिक का। तो हमारे टॉपिक का नाम है पोलराइजेशंस। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो वेब ऑप्टिक्स को लेकर ही है, मतलब कि तरंग प्रकाशिकी का जो हमने शुरू कर रखा है ऑप्टिक्स। तो उसमें हमारा जो दूसरा यूनिट है तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स, तो उसी का नया टॉपिक है पोलराइजेशन। तो जैसा कि आपको बता दें कि हमने पिछला वीडियो में वो जितनी भी हम वेव ऑप्टिक्स से जुड़ी घटना था, बात था, वो सब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि फ्रॉनहोफर का स्लिट पर कंडीशंस क्या होता है और उसका सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मिनिमा, ये सारी बातें हमने पिछला वीडियो में कर लिया था। तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे और आप वहीं से उसको देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पोलराइजेशंस जो है वो एक ऐसा घटना होता है जो वेव ऑप्टिक्स में आपको ये जानने पर सबसे पहले पता चलेगा कि है क्या चीज़। तो पहले आपको लाइट के वेव नेचर यानी प्रकाश का तरंग स्वभाव के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए कि प्रकाश का तरंग स्वभाव होता कैसा है, ये किस कारण से तरंग में बदल जाता है, और साथ साथ वेव में जब ये चेंज होता है तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं, किस कारण से ये लाइट जो होता है लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है कैसे बन जाता है, तो उसमें फिर ध्रुवन कैसे होता है, मतलब कि पोलराइजेशन कैसे होता है। तो उसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए हमने 2 पॉइंट पर ले रखा है, पहले आप उसे समझ लो। मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, whose nature is transverse, जिसका स्वभाव अनुप्रस्थ है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ, यहाँ पर लिखे हुए हैं ट्रांसवर्स मतलब होता है अनुप्रस्थ। तो क्या हुआ, प्रकाश तरंग जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका स्वभाव जो होता है वो अनुप्रस्थ स्वभाव का होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग वाले जितने भी होते हैं वो अनुप्रस्थ स्वभाव के होते हैं ये। तो इसमें हमारा एक नया पॉइंट मिला कि अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर लाइट वेव अंडरगोज पोलराइजेशंस। ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर लाइट वेव अंडरगोज पोलराइजेशंस मतलब कि अनुप्रस्थ स्वभाव के कारण ही प्रकाश का ध्रुवन होता है, यानी ट्रांसवर्स नेचर के कारण ही लाइट पोलराइज्ड होता है। तो आप एक जिसको बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाना, ट्रांसवर्स के कारण ही 2 बातें हो रही हैं। ट्रांसवर्स के कारण एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है और ट्रांसवर्स के कारण ही पोलराइजेशन होता है, यानी यूं बात बोले तो अनुप्रस्थ के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाता है और ध्रुवन भी होता है। तो ये दोनों घटना जो है विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्रुवन, ये एक ही चीज पर डिपेंड करे, मतलब एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, किससे, तो अनुप्रस्थ स्वभाव से। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि अनुप्रस्थ स्वभाव यानी ट्रांसवर्स नेचर क्या है। तो हमने ये अपना थर्ड पॉइंट जो है उसी बेस पर बनाया है, आप देख लो। तो हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं ट्रांसवर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ स्वभाव क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर क्या है। तो पहले आप इसको समझो। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है, अनुप्रस्थ स्वभाव का मतलब कि प्रकाश तरंग का वह मूवमेंट, यानी कि लाइट वेव का वह मूवमेंट जो जिगजैग मोशंस में होता है, यानी जिगजैग मूवमेंट को हम ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। जिगजैग मूवमेंट को हम ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। जिगजैग मूवमेंट का मतलब होता है सांप के जैसा टेढ़ी चाल रखना। सांप जो होता है वो इस तरह का टेढ़ी चाल रखता है, तो उसी को बोलते हैं। तो जरा उसको समझ लो। और इस अनुप्रस्थ में ट्रांसवर्स नेचर्स में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है, मतलब विद्युत चुंबकीय कैसे बन जाता है ये। अब जिगजैग मूवमेंट में विद्युत चुंबकीय का कंडीशंस कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंडीशन कहाँ से आता है, समझो। तो हालांकि बहुत सारा मतलब कि फिजिक्स के बुक या बहुत सारा ऐसे लेक्चर्स वगैरह आपको मिलेंगे हर जगह या फिर अलग अलग टीचर्स का। तो हम थोड़ा सा एक होता है ना एक इजी एक 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 एक, एक मतलब कि एकदम सोचना कि मतलब कि नॉर्मल सा टर्म लेकर आपको समझा रहे हैं कैसे होता है। देखिए, तो आपको पता है कि अर्थ पृथ्वी जो है उसके पास कौन सी पावर ज्यादा होती है, तो चुंबकीय पावर यानी मैग्नेटिक पावर। आप समझोगे जरा, अर्थ के पास कौन सी पावर ज्यादा होती है, चुंबकीय आकर्षण की पावर यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होती है।
दूसरी बात, आकाश, इसमें कौन सा पावर ज्यादा होता है? तो इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैट का कंडीशंस यानी कि स्थिर वैद्युत का क्षमता ज्यादा होता है आकाश में, आसमान में। ठीक, अब मान लो किसी स्रोत से प्रकाश निकल रहा है और जिगजैग मूवमेंट में चलना शुरू कर दे, जिगजैग मूवमेंट में चलना शुरू कर दे, जिगजैग मूवमेंट यानी कि सांप के जैसा टेढ़ी चाल करना शुरू कर दे, तो क्या होता है? जैसे ही ये नीचे आता है और ऊपर जाता है तो ऊपर से इसको मिलता है इलेक्ट्रिक, यानी ऊपर से मिलता है विद्युत की शक्ति, ये आसमान से मिलता है विद्युत की शक्ति, और जैसे ही नीचे पृथ्वी को छूता है यानी कि अर्थ के पास पहुंचता है तो मिलता है मैग्नेटिक पावर यानी चुंबकीय शक्ति। तो दोनों मिलकर क्या बनता है? विद्युत चुंबकीय। दोनों मिलकर क्या बनता है? विद्युत चुंबकीय। तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसवर्स नेचर यानी अनुप्रस्थ स्वभाव में प्रकाश तरंग कैसा हो जाता है? तो विद्युत चुंबकीय हो जाता है, यानी कि ट्रांसवर्स नेचर्स में लाइट वेव जो होता है कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्योंकि जिगजैग मूवमेंट यानी सांप के जैसा टेढ़ी चल में क्या होता है कि स्काई से इसको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पावर, और अर्थ से क्या मिलता है? मैग्नेटिक पावर। दोनों मिलकर क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी आसमान से मिलता है विद्युत और पृथ्वी से मिलता है चुंबकीय, मिलता है विद्युत चुंबकीय हो जाता है। तो किसके कारण हुआ भैया? तो अनुप्रस्थ के कारण ही क्या हुआ? ये विद्युत चुंबकीय हुआ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ। आई होप कि आपको ट्रांसवर्स वाली जो कंडीशंस है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। ट्रांसवर्स नेचर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो बात समझ में आ गई। आपको हम बता रखे हैं कि ट्रांसवर्स के कारण दुर्घटना होता है। या एक चीज का आप ध्यान रखना है कि बीएसईबी बिहार बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में एक ही ऑप्शंस का 2 क्वेश्चंस होता है, एक ही ऑप्शंस का 2 क्वेश्चंस। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू ब्लैंक, तो किसके कारण? ट्रांसवर्स के कारण। लाइट अंडरगोज टू बी पोलराइज्ड, लाइट अंडरगोज टू बी पोलराइज्ड ड्यू टू, किसके कारण? तो ट्रांसवर्स के कारण। यानी कि विद्युत चुंबकीय वाली घटना में भी ट्रांसवर्स शामिल है, विद्युत चुंबकीय वाली घटना में भी अनुप्रस्थ का ही ऑप्शंस होगा, और ध्रुवण वाली घटना में भी अनुप्रस्थ का ही कंडीशंस होगा। तो क्वेश्चन 2 और आंसर 1, यानी आपसे ये कह दिया जाएगा कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय हो जाता है किसके कारण? तो भैया अनुप्रस्थ के कारण, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रकाश का ध्रुवण होता है किसके कारण? अनुप्रस्थ के कारण। क्वेश्चन 2 आंसर 1, क्वेश्चन 2 आंसर 1। तो आपको समझना था कि ये अनुप्रस्थ क्या है, ट्रांसवर्स क्या है। तो जिगजैग मूवमेंट यानी सांप जैसा टेढ़ी चाल रखने पर आसमान से इसको मिलता है इलेक्ट्रिक यानी विद्युत शक्ति, और अर्थ से मिलता है मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय शक्ति, दोनों मिलकर बनता है विद्युत चुंबकीय। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रांसवर्स नेचर के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की घटना होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्स नेचर क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसमें? तो अब पोलराइजेशंस में। ट्रांसवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ट्रांसवर्स में ये विद्युत चुंबकीय वाली घटना तो आपने समझ लिया, विद्युत चुंबकीय वाली घटना तो आपने समझ लिया कैसे होता है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं पोलराइजेशंस यानी ध्रुवण पर। ये ट्रांसवर्स के कारण ध्रुवण कैसे होता है, ठीक है, उसको हम जरा देखते हैं क्या होता है। ध्रुवण है क्या चीज, आप समझोगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो हम क्यों ये दोनों पॉइंट लिखे थे? तो दोनों पॉइंट में ट्रांसवर्स शामिल था। आपको पहले ट्रांसवर्स समझना था कि ट्रांसवर्स क्या होता है, अब उसके बाद हम पोलराइजेशंस पर आते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स के कारण तो आपको ये भी समझ में आएगा कि भैया ट्रांसवर्स के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बना, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे बना। तो आप अभी ये देखकर समझ गए होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अब ऐसे ही बस फोकस बनाकर रखना पोलराइजेशंस में, ये पोलराइजेशंस में कैसे होता है, ठीक है। तब उसी पर बस बात करने वाले हैं, देख लेना थोड़ा सा जस्ट अभी अभी कि क्या होगा कैसे होगा। कुछ नहीं है, बस इजी कंसेप्ट है, इसको बस के बाद थोड़ा सा फील करोगे तो समझ में आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो चूंकि ये ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ के कारण दो घटना हो रहा है, एक EMW और दूसरा होगा पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, और एक विद्युत चुंबकीय, ये दो घटना। तो एक तो अभी आपने देख लिया, दूसरा हम देखेंगे ये ध्रुवण क्या होता है। तो अब आप जरा समझोगे ये विद्युत चुंबकीय का नेचर्स क्या होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMW यानी
विद्युत चुंबकीय तरंग का स्वभाव जरा देखोगे कैसा होता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये आप जरा समझ लो, ये क्या होता है। ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया z। तो अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं तो आपको क्लियर नजर आएगा। ये यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ, स्रोत, ठीक है। मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। अभी जरा बात समझोगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम यहाँ पर अब बोलोगे कि सर पोलराइजेशन पढ़ा रहे हो, अब इतना सारी डायग्राम क्यों ले रहे हो, तो आपको बेसिक टर्म से समझना होगा। बेसिक आप समझ जाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो पोलराइजेशन बहुत कुछ है ही नहीं, और इसी बेसिक्स में क्वेश्चन भी छिपा हुआ है। हम बता रहे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवण। तो पहले ध्रुवण समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो 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 मतलब कि प्रसारण पावर है, यानी कि प्रसारण की जो क्षमता है, जो बढ़ने की क्षमता, वो कैसे होता है। तो आप समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेटिंग पावर, प्रोपोगेटिंग पावर, प्रोपोगेशन ऑफ प्रसारण, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक यानी E क्रॉस B के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चंस बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल क्वेश्चन, बीएससीबी हो या फिर सीबीएसई हो, दोनों में ये बनाया जाता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रसारण की दिशा, तो E क्रॉस B के बराबर होती है। E क्रॉस B का मतलब होता है कि E क्रॉस B का मतलब होगा E परपेंडिकुलर टू B, यानी कि विद्युत जो होता है, विद्युत जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है, विद्युत सदिश जो होता है, वो चुंबकीय सदिश का लंबवत होता है, चुंबकीय सदिश का लंबवत होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन डायरेक्शन होता है वो E क्रॉस B, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होकर प्रोपगेट करते रहते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होकर आगे बढ़ता है। यानी आप जरा ऐसे समझो, जब भी कोई लाइट किसी स्रोत से निकलता है तो एक तो ये इसका हो गया मतलब प्रोपगेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोलते हैं, यानी कि प्रकाश जो है इस स्रोत से निकला, मान लेते हैं कि ये जो नीला कलर जो है प्रकाश का स्रोत है, यानी कि सोर्स है, यहाँ से लाइट वेव निकला, तो ये जो हो गया इस लाइट वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन हो गया, यानी कि प्रसारण दिशा हो गया। और इससे इलेक्ट्रिक वेक्टर जो निकलता है यानी विद्युत सदिश जो होता है वो इस दिशा में होता है। वो क्या होता है? इस दिशा में। तो एक चीज को ध्यान रखना, जब भी किसी सोर्स से लाइट निकलता है, जब भी किसी सोर्स से लाइट निकलता है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर, उस लाइट सोर्स का इलेक्ट्रिक वेक्टर और इस लाइट सोर्स से निकलने वाले लाइट का प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश बोला जाता है। अध्रुवित प्रकाश किसको बोला जाता है? तो जब किसी स्रोत से प्रकाश जो निकला, तो प्रकाश का प्रसारण की दिशा, किसी स्रोत से निकला हुआ प्रकाश तरंग का प्रसारण की दिशा और इस स्रोत का विद्युत सदिश क्या होता है? जब एक दूसरे का लंबवत होगा तो इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। जब लंबवत होगा, यानी कि ये
विद्युत और चुंबकीय एक दूसरे का जब लंबवत होंगे तो इसको कौन सा हम लाइट बोलेंगे, ये कौन सा बोला जाएगा, अनपोलराइज्ड। इसको बोला जाएगा अनपोलराइज्ड, यानी कि अध्रुवित। अध्रुवित इसको बोलेंगे। अनपोलराइज्ड लाइट है, क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत सदिश जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि प्रसारण दिशा का क्या है, लंबवत है। लंबवत है यानी कि चुंबक और विद्युत ये एक दूसरे को कैसे हैं, लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रसारण की दिशा, और इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी विद्युत सदिश जब एक दूसरे का लंबवत होगा तो इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे इसको, अनपोलराइज्ड लाइट। और इसीलिए अनपोलराइज्ड लाइट का जो पावर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि बिखर जाता है, लाइट यहीं से निकला और बिखर गया, क्योंकि इसका सोर्स का जो मतलब कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है यानी विद्युत सदिश जो है वो सब दिशा में क्या होता है, लंबवत होता है। और दिशा और सदिश एक दूसरे को जब लंबवत होंगे तो अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश बोलेंगे, जो कि अपना पावर जो होता है खो देता है, यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता कम कर लेता है। ये तो रहा अध्रुवित। अब जरा ध्रुवित का बात समझोगे। ध्रुवित क्या होता है, यानी कि ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश किसको बोलते हैं। तो सुनो, जब किसी सोर्स से लाइट निकला, लाइट वेव निकला, तो इसका डायरेक्शंस और इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी विद्युत सदिश का दिशा दोनों अगर समानांतर हो गया तब हम बोलेंगे कि वो ध्रुवित प्रकाश है। और वो घटना कौन सी कहलाएगी, ध्रुवण है, यानी कि पोलराइजेशन। समझो फिर से, जब सोर्स से लाइट निकला, लाइट वेव निकला, तो लाइट वेव का डायरेक्शंस और इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर ये दोनों एक दूसरे में पैरेलल हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो इस घटना को हम बोलेंगे, इस घटना को हम बोलेंगे पोलराइजेशन, यानी ध्रुवण। मीन्स किसी स्रोत से जब प्रकाश स्रोत निकलता है तो इसकी प्रसारण दिशा, प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश तरंग का प्रसारण दिशा और इसका विद्युत सदिश जब दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं ध्रुवण, यानी पोलराइजेशंस। और उस लाइट को बोलते हैं हम पोलराइज्ड लाइट, यानी ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। और पोलराइज्ड लाइट का पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी हेवी होता है। जब दोनों एक दिशा में होंगे तो काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होकर पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है। पोलराइज्ड लाइट का पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों एक दिशा में हो गए। आप जाहिर सी बात है, मान लो कि एक जगह से सेना का टुकड़ी अलग अलग दिशा में जब बंट गया तो सेना में दम नहीं रह जाता है, समझ गए। लेकिन जब उसी जगह से सेना का टुकड़ी केवल एक दिशा में जाएगा तो सेना के पास पावर ज़्यादा होगा। उसी तरह से प्रकाश में होता है, जब किसी सोर्स से लाइट वेव निकला और इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो अनपोलराइज्ड लाइट होता है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश होता है। और इसका पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता कम हो जाता है, इसका भेदन क्षमता क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन जब वही सोर्स से निकला हुआ लाइट और उसका प्रोपगेटिंग डायरेक्शंस और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों पैरेलल हो जाते हैं, एक ही दिशा में जब सेम डायरेक्शंस में चलने लगते हैं तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी ध्रुवण। और इस तरह से पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता जो है काफ़ी हेवी हो जाता है। तो यही होता है पोलराइजेशन, यानी कि ये घटना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, अब जरा समझना, ठीक है। मैं पिक्चर को जरा फिर से आपको, ये तो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब EMW बताएं। अब हम बता रहे हैं जरा पोलराइजेशन। इसमें तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग का जो प्रसारण दिशा होता है वो एक दूसरे पर लंबवत होकर चलता है। तो जब भी लंबवत होकर EMW चलता है, लंबवत होकर, तो ये किसको सपोर्ट करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी सोर्स से जब लाइट निकलता है तो पोलराइज इसको करना पड़ता है। किसी भी सोर्स से जब लाइट निकलता है तो अनपोलराइज्ड लाइट ही निकलता है, यानी अध्रुवित प्रकाश ही निकलता है। आपको बनाना पड़ता है उसको पोलराइज्ड, यानी आपको उसको ध्रुवित करना पड़ता है। समझ गए बात को। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी वक्त कभी भी चाहे किसी भी कंडीशंस में लाइट किसी सोर्स से निकलता है तो अनपोलराइज्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक दूसरे का परपेंडिकुलर होकर चलेगा, यानी लंबवत होकर चलेगा। और लंबवत होकर चलेगा तो आपको पता है कि अध्रुवित प्रकाश होगा, तो आपको इसको ध्रुवित बनाना पड़ता है। तो ई परपेंडिकुलर V का मतलब होता है अनपोलराइज्ड, यानी कि अध्रुवित होता है, अध्रुवित होता है। हम अब थोड़ा सा बात करते हैं दूसरे टर्म पे, समझोगे आप यहाँ से। आई होप ये सारी बातें आपके दिमाग में सेट कर रही होंगी,
बस बारीक से आपको समझने का जरूरत है और आप इसको बेशक समझ जाओगे, कोई ज़्यादा हैवी टर्म नहीं है। आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें हमने बातों बातों में आपको बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी करा दिया। तो अब जरा तो हम समझोगे ये क्या होता है पोलराइजेशन। द phenomenon in which electric vector of a light is going to be in the same directions or parallel to the direction of propagation is called polarization। अब जो समझे हम क्या डेफिनेशंस लिखे हैं। द फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ ए लाइट इज गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शंस और पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। मतलब क्या होगा कि यह एक ऐसी घटना है जिसमें लाइट का, प्रकाश का विद्युत सदिश जो होता है उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में प्रसारण की दिशा है। जिस दिशा में लाइट प्रसारित हो रहा है, प्रकाश प्रसारित हो रहा है, अगर उसी दिशा में उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर रहा यानी कि समानांतर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ध्रुवण बोलेंगे। और उस प्रकाश को क्या बोलेंगे, ध्रुवित बोलेंगे, ध्रुवित प्रकाश। और इस घटना को क्या बोलेंगे, ध्रुवण बोलेंगे। फिर से समझना और लिख भी लेना, इसको लिख भी लेना। क्या बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की विद्युत सदिश उसके प्रसारण दिशा में समानांतर या सेम माने कि बराबर दिशा में, मतलब कि इसका प्रसारण हुआ। फिर से समझना, जब किसी भी प्रकार का विद्युत सदिश, जब किसी प्रकाश का विद्युत सदिश प्रसारण दिशा का समानांतर हुआ, किसी प्रकाश का विद्युत सदिश प्रसारण दिशा का समानांतर हुआ तो इस घटना को ध्रुवण बोलते हैं और वैसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये रहा ध्रुवण का कंडीशंस, ठीक है। तो आप तरह से समझोगे ये होता क्या है, कैसे होता है। हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं कि इसको आपको पिक्चर्स में दिखाते हैं ये कैसा दिखता होगा। मतलब कि हम जो बोल रहे हैं वो होता कैसा होगा एक्चुअल में। तो देखोगे y, x एंड z, यहाँ से प्रकाश सोर्स। अब मान लो कि यहाँ से प्रकाश तरंग निकला ऐसे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि अगर प्रसारण दिशा, जैसे ये रहा इसका विद्युत सदिश, ये रहा विद्युत सदिश, और इसका जो विद्युत सदिश रहा, और इसी दिशा में अगर ये प्रसारित होने लगे, यानी कि इसी दिशा में अगर ये प्रसारित होने लगे, यानी कि प्रसारण दिशा, ये जैसे ये बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर, और ये रहा इसका प्रोपेगेशन डायरेक्शन। अगर ये दोनों एक दूसरे में पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल हो गए, देखो पैरेलल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हुआ पोलराइजेशन। ये हुआ क्या, पोलराइजेशन। ये कौन सा हुआ, पोलराइजेशन। देख लो ये सोर्स से निकला, ये तो दिशा ये y की तरफ ही है और इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर y की तरफ है, यानी कि सेम डायरेक्शंस में ये दोनों हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस सोर्स से निकले वाली लाइट को क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट। और इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण बोलेंगे हम इसको। आई बात समझ में। तो इसमें कुछ टर्म होता है,
इसमें टर्म्स होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस, प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस, और एक होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण तल, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण तल, और इसको बोलते हैं कंपन तल, इसको बोलते हैं कंपन तल। समझना जरा क्या होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस क्या होता है और प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस क्या होता है, समझोगे जरा। ये मान लो कि ये कौन सा प्लेन हुआ, ये कौन सा प्लेन हुआ, इसको बोलेंगे हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। तो ये जो पोलराइजेशंस अगर जिस प्लेन में हुआ तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस, प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस, यानी जिस तल में ध्रुवण हुआ उस तल को बोलेंगे ध्रुवण तल। तो यहाँ पर ध्रुवण तल कौन सा हुआ, एक्स वाई ध्रुवण तल हुआ। तो यानी कि जिस सतह में या जिस सतह पर ध्रुवण होता है, जिस सतह पर ध्रुवण यानी जिस प्लेन पर पोलराइजेशन होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जैसे वाई डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक वेक्टर है, वाई डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक वेक्टर है और वाई डायरेक्शंस में भी प्रोपगेशन हो रहा है, तो ये जो वाई वाला कंडीशन होगा वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा। यानी कि वाई एक्सिस पर अगर इसका प्रसारित दिशा है, प्रसारण की दिशा है और वाई के तरफ ही विद्युत सदिश है, तो ये एक्स वाई वाला तल जो हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवण तल बोलेंगे। अब जरा इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस को समझना, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को समझना। वाइब्रेशंस का मतलब होता है कि पार्टिकल्स का वाइब्रेशंस, यानी वेव में जो फोटोन का कंडीशंस होता है इसको हम बात करते हैं। तो ये कंडीशन अगर जिस प्लेन में ये वाइब्रेशंस हुआ, जिस प्लेन में ये फोटोन वाइब्रेट करते हैं इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। जिस तल में फोटोन कंपन करता है उसको बोलते हैं कंपन तल। तो इन दोनों को कैसे दिखाते हैं जरा इसको समझना। तो इन दोनों को हम ऐसे दिखाते हैं, जरा ये चीज को देखो, ये चीज को आप जरा देख लो, ये चीज को आप जरा देखो, ये चीज को हम दिखा रहे हैं, जरा इस चीज का गौर से समझना हम क्या बोल रहे हैं। ये देखो आप जरा गौर से समझना, ये तो ये जो पॉइंट हुआ, ये नॉर्मल पॉइंट जो हुआ इसको बोलते हैं हम, ये जो पॉइंट जो डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, डॉटेड लाइन जो इंडिकेट हो रहा है, इस डॉटेड लाइन को बोलते हैं हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। ध्यान देखो एरो दिखा रहे हैं, इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं, डॉटेड टर्म है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। और अगर ये नॉर्मल हुआ, अगर मानते हैं कि ये कुछ ऐसा हुआ, अगर ये ऐसा रहा कुछ, मतलब कि डॉटेड लाइन अब खत्म हो गया, केवल सिंपल ये लाइन है, सिंपल इस तरह का अगर डायग्राम है, सिंपल इस तरह का अगर इंडिकेटर है, तो इसको बोलते हैं हम ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जरा ध्यान से समझ के देख लो, एरो इस तरह दिखा, ध्यान समझना। ये अगर डॉटेड लाइन में अगर ये तीर हुआ यानी एरो का दिशा हुआ तो बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन तल बोलेंगे इसको, कंपन तल इसको बोलते हैं। और अगर ये डॉटेड खत्म हो गया, खाली नॉर्मल सा एरो है, तो इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस। तो उम्मीद करते हैं आपको कि पोलराइजेशंस और प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सब समझ में आ गया होगा। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग वाली घटना से सारा जिस संबंधित है वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा हैवी टर्म नहीं है, आपको बस थोड़ा सा इसको केवल फील करना है। एक बार समझ में, पहले ही आपको ये समझना है कि जो लाइट वेव होता है वो सब ट्रांसवर्स से जुड़ा हुआ है, यानी अनुप्रस्थ से ही विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी ट्रांसवर्स से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जुड़ा हुआ है, और इसी ट्रांसवर्स से पोलराइजेशन यानी इसी अनुप्रस्थ से ध्रुवण भी जुड़ा हुआ है। तो पहले आपको ट्रांसवर्स समझना होगा, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला कंडीशन समझना होगा, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पोलराइजेशन भी, ध्रुवण भी। अगर प्रसारण की दिशा और विद्युत दोनों लंबवत हुए तो अनपोलराइज्ड यानी अध्रुवित, और अगर ये पैरेलल हुआ इसको बोलेंगे पोलराइज्ड यानी कि ध्रुवण बोलेंगे हम इसको। आई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं आपको कि आज का कंडीशन सबको समझ में आया होगा। एक चीज को जरा समझ लेना कि जब भी ध्रुवण होता है तो किस केस में होता है, तो ट्रांसवर्स के केस में होता है, यानी पोलराइजेशन जब भी होता है तो ट्रांसवर्स के केस में होता है। ध्रुवण जो होता है अनुप्रस्थ के ही केस में होता है, इसके अलावा कभी नहीं होता है। इसके बाद भी हम दो टॉपिक को, क्या समय के कमी के कारण दो टॉपिक्स को कम कर रहे हैं। निकोल प्रिज्म आपको बताना था
कि कोई भी लाइट जो होता है, मैं थोड़ा सा इसको चर्चा में ले लेता हूँ। निकोल प्रिज्म को अगला लॉ ऑफ मोलस होगा, बता देंगे। निकोल प्रिज्म ये क्या होता है? निकोल प्रिज्म ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि ये एक ऐसा मतलब ऑप्टिकल डिवाइस है। ये क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस जिसका इस्तेमाल which is used to make polarized light। ये निकोल प्रिज्म जो है, हिंदी में निकोल प्रिज्म ही बोलेंगे, तो निकोल प्रिज्म एक ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश बनाने के लिए। जैसे कि हमने आपसे कहा कि किसी भी स्रोत से प्रकाश जब भी निकलता है तो अध्रुवित निकलता है, यानी कि फैल कर ही निकलता है। आप उसको क्या करते हो? एक दिशा में जाने पर मजबूर कर देते हो, और एक दिशा में मतलब कि एक दिशा में तभी होगा जब उसको आप पोलराइज करोगे। तो पोलराइज करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करना होता है? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कर देता है। तो हम आज का जो टॉपिक जो है इसी पर मतलब कि रोकते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। अगला जो टॉपिक होगा पोलराइजेशन, मतलब अगला जो टॉपिक होगा वेव ऑप्टिक्स का, तो उसमें हमारा आएगा लॉ ऑफ मोलस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मोलस। थोड़ा सा कमी के कारण थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं, समय की कमी के कारण, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगला लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा मिले आप लोगों को। आई होप कि आपको ये जितना भी कंडीशन था बहुत बारीक तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से बहुत बारीक चीज़ से देखोगे, समझोगे और नोट करोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, मतलब आ जाएगा। तो अब आपके पास आपका जो भी व्यू बनता है, जो भी ओपिनियन बनता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है या फिर ये चीज़ कैसा है, ये वो वैसा है। तो आप ज़रूर उसमें अपनी राय दो, ताकि उससे हमको पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, मतलब कि आप क्या इसको टेकअप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर अपना लेवल को क्या करना है उस हिसाब से हम सेट करेंगे अपना। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दिया करो। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक रहा आज का जो लेक्चर्स हुआ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों काम किया करो, साथ साथ अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर किया करो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।